हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्ज क्या होता है, उसकी यूनिट और डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। आज अपन इस लेक्चर में चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि चार्ज जो है ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ आएगा। मतलब जैसे कोई बॉडी है तो उसमें मास तो हो सकता है चार्ज ना हो, लेकिन चार्ज ऐसा नहीं है। अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो मास पक्का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो उनमें मास तो होता ही है। तो अगर मान लो चार्ज एक्स्ट्रा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मास तो है। तो इसलिए मास जो है वो बिना चार्ज के हो सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो हमेशा ही मास के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है इसकी वो होती है कि चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब पदार्थ की, मैटर मतलब पदार्थ, मतलब किसी कोई मैटर है उसकी चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कितना मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कलर। जैसे कि मान लो कि मेरे पास आयरन का एक पीस है, तो आयरन का पीस अगर मेरे पास 100 ग्राम होगा तो उसका भी वही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा जो 1 किलो आयरन का होगा। तो मतलब क्वांटिटी पे जो डिपेंड नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं अपन? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक। तो चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ओके। तीसरा जो है चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है, मतलब उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके बावजूद वो फिक्स रहता है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल पर बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, उसमें कहीं पर 3 कूलम्ब है, किसी पॉइंट पर 2 कूलम्ब है और किसी पॉइंट पर 4 कूलम्ब है। तो यहाँ पे 4 2 6 और 3 7 कूलम्ब है। तो अब इसमें क्या होगा? जैसे इंडिविजुअल पार्टिकल पे चेंज हो सकता है। जैसे इसमें 3 कूलम्ब था तो इसकी जगह 6 कूलम्ब कर दो। इसमें 2 कूलम्ब है, इसकी जगह 4 कूलम्ब, चलो 4 तो नीचे भी है, इसकी जगह 5 कूलम्ब कर दो। तो अब ये बच गया। जैसे तो देखिए 3 और 2 5 और ये 4 9, पहले 9 कूलम था, अब 6 और 5 11 हो चुका है। तो पक्का फिर थर्ड वाले पे माइनस का 2 कूलम होगा। तो इस बात को अपन बोलते हैं कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। देखिए मास फिर भी शायद कंजर्व्ड नहीं होता, क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो एनर्जी मास का रिलेशन जो आइंस्टीन ने दिया था कि जो मास से एनर्जी बन सकती है, तो मास कैन नॉट बी मे कैन नॉट बी कंजर्व्ड बट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसका कोई अपवाद नहीं होता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो अगली प्रॉपर्टी देखें। तो अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है इनवेरिएंट का मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि जैसे कि आप इसको कहीं लिफ्ट से जाते हुए देखें, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो उसे लिफ्ट जाते हुए देखें, कार में बैठे हुए देखें, कहीं भी बैठकर देखें, चलते हुए देखें, तो उस पर जो चार्ज है वो जैसे 2 कूलम है तो 2 कूलम ही रहेगा। ऐसे नहीं कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी बात को कहते हैं कि हम कहां से देख रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कोई वेलोसिटी है किस पार्टिकल की, तेज भाग रहा है, अगर चार्ज है उसके अंदर तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा चेंज नहीं होता है। तो आप बोलो सर ऐसा सवाल खड़ा ही क्यों हुआ? ऐसे मतलब ऐसे चेंज तो कुछ होता नहीं है। लेकिन आप गलत हैं। चेंज होता है। मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करती है और जो लंबाई है वो भी स्पीड पर डिपेंड करती है। आइंस्टीन ने बताया था कि जो मास है वो होता है रेस्ट मास डिवाइड बाय 1 माइनस वी बाय सी वी बाय सी का 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर। तो मास जो होता है क्या होता है? एम नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे वी बढ़ेगी इंक्रीज करेगी, तो 1 माइनस वी बाय सी, अगर वी इंक्रीज करेगा तो 1 में से जो घटने वाली चीज है वो, मतलब 1 में से ये चीज बढ़ने लगेगी, तो ये चीज बढ़ेगी तो 1 में से जो चीज घट रही है वो क्या होगा? कम होगा। और अगर नीचे वाली चीज कम होगी तो ओवरऑल ये चीज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब कि जैसे y इक्वल टू जेड अपॉन एक्स लिखा है और अगर x कम हो रहा है तो y क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही
जब v बढ़ेगा तो ये चीज बढ़ेगी, तो ये चीज ओवरऑल कम होगी, तो नीचे वाली चीज कम होगी तो ये बढ़ेगा। मतलब कि स्पीड के साथ मास हमें ज्यादा महसूस होता है। जैसे कि मान लीजिए अब कोई बॉल है, चुपचाप मतलब पड़ी हुई तो हम उसे उठाएंगे ऐसे भारी लगेगी, लेकिन स्पीड से उठाएंगे हम लगता है यार ज्यादा मास था शायद, मतलब ऐसे फील होता है हमें। तो जो वेलोसिटी बढ़ती है तो जो है मास, हालांकि ये जो आइंस्टीन ने दिया था ये अपने क्लासिकल फिजिक्स में नहीं, मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स है पार्टिकल्स वगैरह के लिए उन्होंने बताया था। और जब स्पीड जो है पार्टिकल की करीब करीब c के आसपास हो उसके लिए रिलेशन वैलिड होता है। अब ऐसे ही जैसे लेंथ भी होता है, तो लेंथ जो होता है वो इनिशियल लंबाई और अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर इस पे डिपेंड करती है। तो इसमें देखिए अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये चीज क्या होगी, कम होगी, तो लंबाई क्या होगी, कम होगी। मतलब कि कोई फास्ट स्पीड से चलती हुई चीज की लंबाई जितनी होती है उससे हमें वो कम महसूस होगी। जैसे कि आपने देखा होगा धीरे धीरे ट्रेन जाती है तो हमें लंबी महसूस होती है, यार ट्रेन बहुत लंबी थी। लेकिन अगर वो स्पीड बहुत स्पीड से निकल जाए वो ट्रेन, तो हमें लगता है कि ये ट्रेन तो छोटी सी थी यार। पर ऐसा नहीं है, जब स्पीड बढ़ती है तो चीजें हमें जो लंबाई में क्या लगती है, कम महसूस होने लगती है। ये दोनों जो रिलेशन है आइंस्टीन दिए थे। तो इन दोनों को देखते हुए ये नियम बनाया गया कि देखो जिस तरीके से मास स्पीड पे डिपेंड करता है, लंबाई स्पीड पे डिपेंड करती है, उस तरह से भाई ये मत मान लेना कि चार्ज भी स्पीड पे डिपेंड करता है। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो किसी पे 2 कूलम चार्ज है, अब वो कितनी स्पीड से घूम ले कहीं भी चला जाए उसकी स्पीड 2 ही रहेगी। क्लियर? सॉरी, उसका चार्ज 2 ही रहेगा, उसकी स्पीड चाहे कितनी भी हो जाए उसका चार्ज 2 ही रहेगा। ठीक, तो चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता और स्पीड वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, पांचवा जो है इसमें वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो है वो अपन ऐड कर सकते हैं। ऐड मतलब क्योंकि स्केलर प्रॉपर्टी है ना, इसलिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, उस पर 2 कूलम है, 3 कूलम है, 4 कूलम है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो 2 और 3, 5 और 4, 9, तो टोटल कूलम 9, इस पे टोटल 9 कूलम चार्ज है, 9 कूलम चार्ज है। तो इस तरीके से अपन ने देखा, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मास के साथ आती है। चार्ज हमेशा ही जो है मास के साथ आता है। चार्ज इज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सॉरी इंट्रिंसिक, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब कि चार्ज जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कितना मटेरियल प्रेजेंट है, कम है कि ज्यादा है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी रिएक्शन में किसी वजह से कम ज्यादा हो जाए। चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पीड वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। एडिटिविटी ऑफ चार्ज उसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो छोटी मोटी 5 प्रॉपर्टी थी, इसके बाद अपन छठी और सातवीं, जो छठी सातवीं बहुत अच्छी होती है, तो छठी भी अपन देखते हैं अभी क्या है। छोटी प्रॉपर्टी है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इन पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो सातवीं है उस पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं छठी प्रॉपर्टी क्या है। तो छठी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब कि जैसे कि कोई बॉडी है, जैसे कि बॉडी नंबर 1 है, इस पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, 1। और ऐसे ही ये है बॉडी 2, इस पे भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन थे शुरू में। फिर हमने क्या करा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक, मान लो कितने दिए, मान लो कि n इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा, इलेक्ट्रॉन दिए हमने, तो यहाँ पे माइनस का Ne चार्ज आएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, मैंने कल बताया था। तो इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस का Ne आएगा। जिसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसका प्लस का चार्ज होता है, जिस पे आते हैं उस पे माइनस का चार्ज होता है। तो Q इक्वल टू प्लस Ne इस पे आ जाएगा। अच्छा, तो मान लो कि इसका मास पहले m था और इसका मास भी m था, तो इसका जो बाद में मास हो जाएगा m डैश, वो हो जाएगा m माइनस n गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर जो मास m था उसमें से n इलेक्ट्रॉन चले गए, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका, जो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको n से गुणा करके इस ओरिजिनल मास में से घटा देंगे, तो ये मास इसका कम हो गया है। और इस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इस पे जो m डैश होगा, डबल डैश कर लो चलो, तो वो आएगा m प्लस n गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मास बढ़ जाएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पे मास बढ़ जाएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन चलेगा उसका मास कम हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इसको आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, इसमें इतना बताया गया है। ठीक, अब आता है आगे सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो होती है
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझना बेटा। क्या होता है कि चार्ज जो है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज जो है वो क्वांटा के रूप में मिलेगा। क्वांटा मतलब पैकेट्स के रूप में। जैसे कि मान लो आपको पेन लेने हैं, तो आप बोलोगे मार्केट में जाके कि सर मुझे 2 पेन दे दीजिए, तो आप ये नहीं बोलोगे सर 1.5 पेन दे दो, 1.5 पेन दे दो, 2.5 पेन दो, 3.5, तो ऐसे नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कि सर मुझे 2 पेन दीजिए या 3 पेन दीजिए। ठीक, अभी मान लो क्लास में अपने अपन जैसे मान लो अभी मान लो 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक सबको अपन ने गिना 20 काउंट हो गया, एक छोटा बच्चा क्लास में एंटर कर गया, तो अपन थोड़ी बोलेंगे 20.5 हो गए कि देखो आधा आधी हाइट में। तो ऐसा नहीं होता। अपन स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, चाहे वो छोटी हाइट का हो चाहे बड़ी हाइट का हो। इसी तरीके जैसे पेन है, और भी दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं। जैसे आप एसी लेने जाते हो, तो भाई कितनी एसी लेनी है, या 3 एसी लेनी है मुझे, ठीक है, घर में 3 एसी रिक्वायरमेंट है। आप ये नहीं कहते कि 2.5 एसी दे दो, 2 पूरी रेक आधी, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे ही चार्ज भी जो है वो क्वांटाइजेशन वो लॉ को फॉलो करता है। मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया गया था। तो अब जो है इसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो प्लस माइनस एन ई से दिया जाता है। मतलब प्लस माइनस एन ई का मतलब है कि भाई अगर जैसे इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो माइनस एन ई, और इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो प्लस एन ई। ये चार्ज किसी बॉडी पर दिया जाता है, मतलब किसी बॉडी पर यही चार्ज हो सकता है। ठीक, अब इसके ऊपर जैसे कि जैसे बाद में और खोज हुई, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज होता है, माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो ये अपन जब पता चला तो बाद में और खोज हुई, तो क्वार्क्स नाम के जो है पार्टिकल्स के बारे में पता चला, जिसमें क्वार्क्स पे चार्ज प्लस का 2e/3 और माइनस का e/3 पाया गया। इसको अप क्वार्क्स कहते हैं और इसको डाउन क्वार्क्स कहते हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि सर क्या अब ऐसा फंडामेंटल ऐसा नहीं होगा कि भाई जो है बेसिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे बोला जाएगा कि इंडिपेंडेंटली पाया गया सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज अभी भी इलेक्ट्रॉन वाला ही चार्ज ही है। ये जो है इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते। अब इनके ऊपर थ्योरी भी है, वही सवाल भी है। तो सवाल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो आपको मतलब कि इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज तो अवेलेबल है, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। सबसे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली तो इलेक्ट्रॉन पे ही मिलता है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस वाली बात। अब जैसे मान लो आपको इसमें से बनाना है जैसे न्यूट्रॉन, और आपको बनाना है जैसे प्रोटॉन, तो देखिए इसमें कितने बनेंगे बताओ। जैसे मान लो पहले प्रोटॉन बनाना है आपको, तो प्लस का 2e/3 ले लिया, ठीक है। फिर से आपने एक प्लस का 2e/3 ले लिया और एक माइनस का e/3 ले लिया। बताओ प्लस का 2e/3 कितना हो गया? 4e/3 में से एक e/3 बच गया तो क्या बचा? तो प्लस का e बचा, तो बन गया प्रोटॉन। मतलब कि 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स को मिला के क्या बन जाता है? एक प्रोटॉन बनता है। ऐसे न्यूट्रॉन बनाना है आपको, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन अगर बनाना है तो एक अप ले लीजिए 2e/3 और माइनस का e/3 और माइनस का e/3, 2 जो है डाउन ले लीजिए। तो इस बार क्या होगा? एक अप और 2 डाउन ले लीजिए। ये सवाल भी हो गया और थ्योरी भी होगी। ये देखिए न्यूट्रॉन ऐसे बनता है, प्रोटॉन ऐसे बनता है। तो जो जो मटेरियल है जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज भी पॉसिबल है, लेकिन वो 3 इंडिपेंडेंट नहीं पाए जाते, इसलिए आज भी Q = प्लस माइनस एन वाला लॉ ही वैलिड होता है। क्लियर? अब इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं? तो सवाल ऐसे आते हैं जैसे कि मान लीजिए 0.001 कूलम किसी पे चार्ज है, तो बताओ इसमें से इसके जैसे प्लस का चार्ज है, तो बताओ इसके कितने इलेक्ट्रॉन भाग गए। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि E होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो आप क्या करोगे? 0.001 इसको सामने करोगे n और सामने लिखोगे 1.6 10 की पावर माइनस 19। ठीक, तो ये लिख दिया। अब क्या करोगे? आप इसका भाग दे दोगे तो n निकल के आएगा 0.001 डिवाइड बाय 1.6 और 10 की पावर माइनस 19 उधर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो वो हो गया 10 की पावर प्लस 19। अब आप देखिए 001 में 3 जीरो देनी पड़ेगी और यहाँ पे 10 की पावर 16 बचेगी। ठीक है, और आप इसमें जो है 10 की पावर 16 बचेगी और एक और दे दें तो 10 हो जाएगा, तो 10 अपॉन 1.6 हो जाएगा। तो 3 दे दिए अपन ने और एक इसको दे दिए, तो कितनी बची? 10 की पावर 15। अब अगर इसको भाग देकर देखें तो n की वैल्यू कितनी आती है? 16 पंजे 80, 16 6 की 96। ठीक, एक बार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर अपना 96, तो 4 जीरो 16 दूनी 32 और 8 जीरो 16 पंजे 80, तो 6.25। मतलब कि आपको 2 जीरो और देने पड़ेंगे, क्योंकि एक जीरो में तो अभी नहीं आ गया 6.25, 16 पंजे 96। ठीक है, 6.25 आ गया, वो तो असल पाई की थी।
तो इंटू में 10 की पावर 15। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया मैथमेटिक्स करने के बाद, काफी कैलकुलेशन करने के बाद, तो जो n आया वो आया 6.25 इंटू 10 की पावर 15। मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, मतलब कि भाग गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स भाग गए भाई साहब। ठीक, तो अगर 6.25 इंटू 10 की पावर 15 इतने इलेक्ट्रॉन भागे तो उस पर 0.001 कूलम चार्ज प्लस का आता है। यार ये तो बहुत बड़ी बात है यार। हाँ तो भाई साहब देखो 6.25 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 रुपए मेरे पास हो तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर 6 में आपको पता है इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, ओहो गिना ही नहीं जाएगा भैया। 10 की पावर 15 इतने इलेक्ट्रॉन जब भागते हैं तो जाके इतना सा चार्ज बनता है 0.001। तो फिर अगला सवाल आपके लिए है, आप बताएंगे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर रिवर्स ऐसे पूछ सकते हैं कि एक कूलम में से एक कूलम चार्ज प्लस का आया तो कितने इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए। तो आपका आंसर होगा, ये देखिए, एक कूलम इक्वल टू एनी, क्यू इक्वल टू एनी, तो एन और ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19। अभी मैंने सोल्व किया था, मुझे बस 3 पावर वापस देनी है। तो क्या है था आंसर अपना 6.25 और 10 की पावर क्या था अभी 13 था ना, 15 था। तो 15 में से अब देख लो यहाँ पर 3 और दे दो इसको 10 की पावर 18, तो ये आंसर अपना आ जाएगा। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब। अब देखिए एक कूलम चार्ज अपन बोलते हैं बार बार कि एक कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज ऐसे, तो उसमें एक कूलम चार्ज पे इतना इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो एक कूलम चार्ज बनता है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। और इसमें एक स्टेटमेंट और बोला जाता है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स, उन पे जो चार्ज होता है वो उनकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब उनके अंदर बस वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी खुद की। लेकिन किसी बॉडी पे चार्ज जो है वो तब बताया जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन चले गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रहता है। दूसरी बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में अपन इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन आप खुद देखिए, 10 की पावर 18 कौन गिनेगा इनको भाई साहब। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूस सिस्टम में अंतर समझिए। जैसे कि मान लो पानी की बाल्टी है, पानी की बाल्टी में जैसे अपन ने बॉल रखी खेलने वाली कोस्को वाली, तो बॉल मान लो 150 बॉल के अंदर बाल्टी भर गई, तो आप गिन सकते हो कि हाँ 150 बॉल हो गए ऐसे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पानी की बाल्टी में एच मोलिक्यूल कितने हैं, ओ मोलिक्यूल कितने हैं, तो कैलकुलेट तो आप रफली थ्योरेटिकली कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे सर इतने हैं या फिर 5-10 कम हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कंटिन्यूस सिस्टम, और जो पहले बताया बॉल वाला वो क्या था, डिस्क्रीट सिस्टम। तो इस तरीके से अपन जो है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो डेली लाइफ में अपने लिए फिजिबल नहीं होता। दूसरी बात, इस चार्ज को मतलब इसकी लिमिटेशन है, इसको अपन मेजर भी ढंग से नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं ना, एक्सपेरिमेंटल भी अपने प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इस वजह से लिमिटेशंस ऑफ क्वांटाइजेशन जरूर रहती हैं। पर थ्योरेटिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड एंड इट इज मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है लॉ, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अपना प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि वो क्वांटा को फॉलो करता है। किससे प्रूफ हुआ था, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूफ किया गया था। क्लियर। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं कि भैया इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चंस जो है इस सेक्शन के ऊपर ऐसे ऐसे बनते हैं कि देखिए ये मेरे वही नोट्स हैं जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं या पढ़ाता था अभी तक। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है तो मैं इसके डेटा ले रहा हूं। फ्रॉम गिवन बिलो फाइंड विच चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, विच चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, मतलब कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये अपने को बताना है। तो अपने को कैसे पता चलेगा सर ये चार्ज पॉसिबल है ये नहीं है, तो देखिए ऐसे पता चलेगा, आपको उसको Q इक्वल टू एन के बराबर कर देना है, और जो n आएगा नंबर वो आना चाहिए इंटीजर, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 50, 1000, 1 लाख 2 लाख कुछ भी ऐसा आना चाहिए। अगर वो 1.5, 2.6, 3.8 मतलब ऐसे आ रहा है तो फिर वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ लॉ अपन अभी बताया उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इस मेथड के आधार पे आपको एक सवाल, जैसे मैं सवाल बहुत सारे लिख देता हूं, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 0.08 इंटू 10 की पावर माइनस 20 कूलम। इसमें से एक में कर देता हूं ताकि आप लोग समझ सके क्या हो रहा है। जैसे ये सवाल है
तो इसको आपको क्या करना है, Q इक्वल टू एन ई के बराबर कर देना है। तो इक्वल टू में एन ई कर दोगे, ई होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो आप सीधा अगली बार सीधा भाग देंगे चार्ज में, तो 4.8 10 की पावर माइनस 19, 4.8 10 टू पावर माइनस 19 में अपन भाग देंगे 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसका अगर अपन डिवाइड करते हैं तो आएगा, देखो ये 4 टाइम्स कटेगा 4, तो आपका 4 जो है आपका आया। तो मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जब 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इतना चार्ज बनेगा प्लस का, ठीक। अगर माइनस का हो तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे। तो अब इसका मतलब 4 ये सही है, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। तो अपन जो है इसमें लिखेंगे है, मतलब पॉसिबल, पॉसिबल, तो आंसर है यस, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। ऐसे ही दूसरा, अब आपको करना है ये, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्वेश्चन नंबर 4 में है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है 4 इंटू, क्वेश्चन नंबर 5 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये सारे क्वेश्चन जो है, अब मैं देखो डायरेक्ट करूंगा। एक आपको समझा दिया है कि जो भी चार्ज हो उसमें 1.6 10 की पावर माइनस 19 1.6 10 टू पावर माइनस 19 का भाग दीजिए। अगर वो इंटीजर आ रहा है तो वो पॉसिबल है, यस कर देना, वरना तो नोट कर देना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए बोलता हूँ कि बच्चा हो सकता है हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, तो इसलिए इंग्लिश भी बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि हिंदी बोलना पड़ता है। तो 0.08 10 की पावर माइनस 20, तो 0.0, तो इसमें अपन भाग दे देंगे किसका, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का। तो देखिए क्या होगा, अब इसको हटा लो, तो 19 का भाग दिया तो ऊपर क्या बनेगा 0.1, और ये ऑलरेडी पॉइंटों में है, तो यार पॉइंटों में वैल्यू आने वाली है, पता नहीं कितनी आएगी पर बहुत ही पॉइंटों में आने वाली है शायद से 16 तो इतनी कुछ होने वाली है। तो ये तो इंटीजर तो नहीं है, तो इसमें आ जाएगा नो, नहीं पॉसिबल है, ठीक। अब इसमें देखिए तीसरे में अभी तक सीख लिया होगा, इसमें अप्लाई कीजिए। 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का भाग देंगे तो 19 चला गया, तो 6 डिवाइड बाय 1.6, ये भी कोई इंटीजर नहीं बनता दिख रहा, तो ये भी आंसर चला जाएगा नो। इसमें फिर से 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, तो 19 चला गया, तो 16 32, तो ये भी 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये भी जो है नो हो जाएगा, ये भी नहीं पॉसिबल है। देखो एक पॉसिबल था, अगले जो है ये वाला भी पॉसिबल नहीं निकला, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं इसमें, तो ये पॉसिबल है कि नहीं, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 17, तो इसमें 1.6 10 टू पावर माइनस अपन ने 19 का भाग दिया, ऊपर जाके ये बन गया 8 अपॉन 1.6, और ऊपर जाकर ये बन गया आपका 10 टू द पावर 2। तो अभी तो हो गया 800, अब 800 डिवाइड बाई 1.6, तो 8 पंजो 16 पंजो 80 होता ही है, ठीक है, 16 पंजो 80, तो 5 से कट गया और डबल 0, तो 500 आ गया। तो 500 इज इंटीजर, सो इट इज यस। तो इस तरीके से 500 वालों में आप सीख गए होंगे कि कब वो यस करना है। देखो लेफ्ट साइड की समझ से, लेफ्ट साइड के दोनों क्या हो गए, फर्स्ट एंड 5 यस हो गए, और राइट साइड के तीनों क्या हो गए, नो हो गए। अब मैं इसको मिटा के आगे के और सवाल लिखता हूं। लैंग्वेज यही रहेगी कि बताइए चार्ज पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। चलिए 5 हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। और जो 7 नंबर क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करिए इसको आराम से, 1.6 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, और इतना स्पेस काफी है। फिर 8 नंबर जो है वो है 1.6 10 टू द पावर माइनस 18, सही है, ये इतना स्पेस हो गया। 9 में है 1.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, ठीक है, कूलम में चल रहा है ये सबका, कूलम में वापस हटा रहा हूं क्योंकि कूलम में चल रहा है ना, वो फिर भाग देंगे तो फिर इक्वल में, इसलिए तो ये हो गया। 10 में है, 10 का गया, हाँ 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। और 11 में है 10 हो गया, 11 में है 1.78 10 टू द पावर माइनस 17, तो ये हो गए अपने। और 12 में है 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। तो ये सारे क्वेश्चंस और हैं, आई थिंक 12 क्वेश्चन एक छोटे से टॉपिक क्वांटाइजेशन चार्ज के लिए काफी है। ऐसे अपन हजारों क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में। आपको फुल, जैसा मैं एलन में पढ़ाता था पिछले 7-8 साल से, वैसा ही कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सेम वैसा क्या वही दिया जा रहा है। अभी आपने नोट्स देखे मेरे, जो बच्चे पढ़ चुके हैं पिछले साल उनको पता है कि सर ऐसे अपने नोट्स लेके आते थे, पढ़ाते थे।
तो सेम वहीं से मैंने पूरा पूरा कंटेंट डाल दिया है। तो देखिए 96 में अपने को 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 का भाग देना है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 96 में ऑलरेडी भाग चला जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा अपना देखो 16 60 तो यही बन गया, ऊपर से इसका भी ऊपर जाके एक बनेगा तो 600 आ जाएगा। तो यस, इसमें फिर से भाग देंगे 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कट पाएगा, 0.1 आएगा, तो आंसर आएगा नो, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। फिर से भाग देंगे 1.6 10 टू पावर माइनस 19, तो ये कट जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, 10 बनेगा। ओके जी, यस। इसमें भाग देंगे 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये बनेगा 1 1 1, है ना, जैसे ये 10 की पावर 13 है, ये 19 है, तो 2 तो मैंने इसको वैसे दे दी, 13 में 6 बची थी, एक और दे दो, चलो 3 दे दो, तो 6 बची थी और 3 पावर को अलग कर लो ऐसे, डिवाइड बाय 1.6। मैं तो कह रहा हूँ इस 1.6 को भी 16 बना लो, एक पावर और दे दो, तो मैंने इसको एक पावर 1.6 की दे दी और 3 उसकी दे दी, 4, इसके बाद 4 10 की पावर आ गई, और 10 की पावर 3 अलग से। अब भाग देते हैं फटाक फटाक से, देखो काफी मुश्किल होने वाला है, थोड़ा अजीब सवाल है ये। 16 पंजो 16 छिक्की 96, 16 7 112, 6 बार कटेगा, 16 छिक्की 96, तो 4 और 1 15 15 बचा, तो 0, 16 पंजो 16 तो 9, तो 144, ये मैं मन में कर रहा हूँ, आप भी करें खुद से। 6 बचा फिर, तो 6 में फिर 0, तो 16 दूनी 32 और 16 48, तो 3 बार कटेगा 48, फिर बचा 12, फिर 0, 16 पंजे 16 7 112, फिर बचा 8 और 16 पंजे 80, तो 69375 के बाद आंसर आ जाता है। आप जो है असल पाई या जो आप बोलते हो लेते रहिए, तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी है जीरो, शायद मैंने कितनी जीरो शायद से एक ही बची होगी, 2 बची होंगी, तो ये भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर भी यस। तो देखिए कितना अच्छा सवाल था, 1.11 10 की पावर माइनस 13, तो ये भी जो है 1.11 10 की पावर माइनस 13 भी क्वांटाइजेशन निकला भाई साहब, वेरी गुड, यस आ गया। ये चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी पे, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो 1.6 10 टू पावर माइनस 9, फिर भाग दिया, तो ऊपर जाके ये ऊपर 10 2 पावर एक्स्ट्रा दे देगा, तो 178 1.6, तो लग तो रहा है दे देगा, चलो इसका 0 इसको दो, तो 16 एकम 16 और बचेगा 1 8, नहीं यार ये तो मुश्किल लग रहा है, 16 छोड़ दें 108, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नो। आप भाग देके देखें, ये नहीं हो पा रहा, ठीक, क्योंकि 178 में 16 का भाग कहाँ जाता है, 160 हो गया, फिर 170 और फिर 80, 176 में जाता, तो ये गलत है, नो, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है पार्टिकल पे। और 1.6 10 टू पावर माइनस 19, क्या ये पॉसिबल है, देखो ये ऊपर चला जाएगा, एक 0 इसको देगा, ये 3.2 बन जाएगा, ये 1.6, हाँ भाई, तो सही है क्या, हाँ 16 तो नहीं बताइए किसमें, हाँ सही है। अब इसमें 1.6 10 टू पावर माइनस 19, तो ये 16, देखो ये तो यार एक 0 तो इसको कम पड़ गई, तो ये तो नहीं हो पाएगा, नो, क्योंकि ये 19 है और ये 20 है माइनस का, तो ऑलरेडी वो कम ही है, तो ये तो 0, तो पॉइंट ऑफ छोटा आंसर आएगा। तो कुल मिला के जो लॉजिक ये है सब सवालों का, कि अगर ऊपर की पावर थोड़ी माइनस में कम हो और नीचे माइनस 19 होती है, तब तो आप थोड़ा सा भाग दें, हो सकता है आंसर यस में निकल जाए, बट अगर ऊपर की ही पावर जैसे 20 है, तो वो तो वैसे ही पॉइंटों में जा रहा है, तो फिर तब चांसेस जैसे इसमें तो देखो इसमें भी नहीं हो पाया, इसमें भी नहीं हो पाया, तो इस तरीके से अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चंस देखे। अभी इसमें खत्म नहीं हुआ है, हाँ ये वैरायटी समाप्त होगी, अब अगला सवाल करते हैं, आपको बताना है अगला सवाल है ब्रो, क्या सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगेगा, छोटा सा सवाल है एक लाइन का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम H2, ठीक है, और बाद में मन करे तो 100 ग्राम O2 भी है, 100 ग्राम O2 भी है, दोनों में बता दी। पहले अपन 100 ग्राम H2 की बात करते हैं, चलो, तो 100 ग्राम H2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 100 ग्राम H2 कितना होता है, 100 ग्राम H2 एक छोटी सी डब्बी, उसमें 100 ग्राम H2 आप ले आइए, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात अपन फील करना चाहते हैं। तो देखिए आपने सुना होगा कि कोई कंटेनर है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मान लो पार्टिकल M है और इनके हर किसी का छोटा मास m है, मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, एटम कह सकते हो, जो भी आप, और अगर MW होता है वो अपने केमिस्ट्री बताती है, और Ne नंबर होता है एक मोल में, वो एवोगाड्रो नंबर है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप देखिए जो आपका कैपिटल M है वो M इंटू N होता है,
और जो MW है वो छोटा m इंटू Na होता है, ये थर्मो में काम आता है। आप दोनों को भाग दीजिए तो m अपॉन MW जो है एक तरह से मोल भी बन जाता है, m से m भी कट गया, n अपॉन Na भी एक तरीके से मोल भी बन गया। अब क्या करें, मान लो मुझे नंबर ऑफ एटम कितने हैं ये निकालना है, तो n इक्वल टू m अपॉन MW इंटू Na, ये फॉर्मूला मेरा बन गया है। ठीक है, अब ये जब फॉर्मूला बन गया है तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो m है वो मैंने दे रखा है 100 ग्राम। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए सवाल सोल्व करूं तो 100 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बताइए n क्या होगा, तो भैया 100 डिवाइड बाय MW हाइड्रोजन का तो होता है 2 ग्राम। ठीक है, तो इनटू में Na, तो Na की टर्म में आंसर बताएंगे तो 50 Na, कितने मोलिक्यूल है मेरे पास 50 Na। अच्छा, एक H2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक H2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई साहब, तो वो होते हैं एक H2 में 2 होते हैं सर, एक H का 1 दूसरे H का n। तो देन इन 50 Na इसमें कितना होगा, तो आपका आंसर है 2 इंटू 50 इंटू Na, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 100 Na। अब Na क्या होता है बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता, Na होता है अवोगाड्रो नंबर 6.023 10 की पावर 23, मतलब 6.023 10 टू द पावर 23 बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें भी 100 से और गुणा हो गया तो 10 टू पावर 25, मतलब कि एक छोटी सी डब्बी 100 ग्राम हाइड्रोजन में 10 की पावर 25 ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। बहुत खतरनाक काम है भाई, 10 की पावर 25, वो भी तो सिर्फ 100 ग्राम में। ऐसे ही 100 ग्राम ऑक्सीजन में करोगे तो क्या अंतर पड़ेगा, बस n आ जाएगा आपका 100, उसका MW 32 होता है और Na, फिर उसमें एक O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो एक में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 8 8 8 16 16 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, तो ये 100 बटा में 32 इंटू Na, ये तो हो गया नंबर ऑफ एटम, इंटू में एक में 16, तो फिर से वही 16 दूनी 32, इस बार 50 Na आंसर आया। पिछले बार कितना आया था 100 Na। तो 100 ग्राम हाइड्रोजन में 100 ग्राम ऑक्सीजन के कंपेरिजन में डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 100 Na आया, इसमें 50 Na आया। अच्छा सवाल था। अब देखिए अच्छे से अगला सवाल करते हैं अपन। तो अगला सवाल जो है ये रहा आपकी स्क्रीन के आगे, पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। और उसमें पहला सवाल तो यही है कि 1 करोड़ रुपए देगा कौन, कौन देगा भाई 1 करोड़ रुपए। मेरे पास तो नहीं है। तो चलिए भैया बताते हैं अगला सवाल क्या है। इन ए न्यूट्रल बॉडी, इन ए न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी है, इन ए न्यूट्रल बॉडी 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी अपन 100 ग्राम हाइड्रोजन पढ़ रहे थे वो भी न्यूट्रल ही था। अब उसने बोला है इफ 20% इलेक्ट्रॉन्स 20% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर उनको रिमूव कर लिया जाए, 20% इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया जाए, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, तो क्या पता करें, द चार्ज ऑन द बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। तो देखिए ये सवाल है, पढ़ लीजिए सवाल को, 10 की पावर एकदम क्लास की तरह चलेगा बेटा, यहाँ पे क्लास जैसा लगेगा आपको। इन न्यूट्रल बॉडी 10 के बाद 22 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उसमें, अब 20% इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो कैलकुलेट द चार्ज ऑफ द बॉडी, जैसे ये बॉडी था उसमें 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आप ये बताइए 20% क्या होगा इसका, तो 10 की पावर 22 का 10 टू पावर 22 का 20% करने के लिए आपको 20 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो वो मतलब 0.2 से गुणा करना है, तो फिर 2 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, है ना। तो मैंने ये सोल्व कर दिया है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं गायब हो गए, तो चार्ज क्या आएगा प्लस का Ne, तो n क्या है सर, n है 2 इंटू 10 टू द पावर 21, अभी किया इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे आवाज़ जो है पता नहीं क्यों म्यूट हो गई है। तो इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, इसमें बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ था जो मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, बाय।